हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट किया था। ये उसके आगे कंटिन्यूएशन में ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है। सो वी कैन डिफाइन दिस बाय एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स of equal width and separated from one another by equal opaque space is called a diffraction grating। इसको जरा मैं आपको समझाता हूं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक ग्लास की रेक्टेंगुलर प्लेट होती है लाइक दिस। एक ग्लास प्लेट हमने अज्यूम कर लिया और हमारे पास एक डायमंड कटर आता है। तो डायमंड कटर से हम इसके ऊपर रूलिंग्स बना देते हैं लाइक दिस, पैरेलल लाइंस, दिस वन। सो द रूल्ड पार्ट विल बी द ओपेक एंड द गैप बिटवीन टू रूल्स इज बेसिकली एक्ट एज ए स्लिट। तो ग्लास की जो प्लेट आप लेते हैं उसकी ये जो थिकनेस है आपकी, सॉरी जो विड्थ है, वो अराउंड हम 1 इंच के ऑर्डर की लेते हैं और जो नंबर ऑफ लाइन आप इसके अंदर ड्रॉ करते हैं दैट इज अराउंड 15,000। सो यू आर गोइंग टू रूल 15,000 लाइन्स ऑन ए सिंपल प्लेन ग्लास प्लेट। सो दीज स्लिट्स विल have the diffraction pattern as well as interference pattern। तो ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको हम मास्टर ग्रेटिंग बोलते हैं, है ना। इसकी विड्थ 1 इंच से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और नंबर ऑफ लाइंस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो टोटल विड्थ को अगर मैं W से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, और सपोज अगर जैसे इसको मैं इस टाइप से बनाता हूं तो हर एक स्लिट की अगर विड्थ, ये जो पोर्शन है, अगर हम इसकी विड्थ को E मान लें और इनके बीच का जो ओपेक पोर्शन है अगर उसको हम B मान लें, तो और जो टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स जिसको आपने डिक्लेयर किया है सपोज वो कितनी हमारी N है। सो वी हैव ए फॉर्मूला W इक्वल्स टू N E प्लस B। तो ये हमारे फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो यहां से आपके पास E प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, E प्लस बी इक्वल्स टू W बाय N। सो दिस E प्लस बी बेसिकली नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। तो E प्लस बी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रेटिंग एलिमेंट। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ द प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की किस तरह से हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। लेबोरेटरी में जो हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करते हैं वो मास्टर ग्रेटिंग नहीं होती है, वो डुप्लीकेट ग्रेटिंग्स होती है। उसको बनाने के लिए आप ओरिजिनल जो मास्टर ग्रेटिंग है उसके ऊपर आप लिक्विड का स्प्रेड कर देते हैं, उसकी एक पतली फिल्म बन जाती है और उस पतली फिल्म को 2 ग्लास प्लेट के बीच में सैंडविच की तरह आप ट्रैप कर देते हैं। तो आपकी डुप्लीकेट प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग तैयार हो जाती है। तो ये तो था हमारा कि प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। अब इस प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके हम स्क्रीन के किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ग्रेटिंग बना लिया है, ये हमारी ग्रेटिंग है। जैसे कि अभी आपने देखा जो स्लिट्स आपने अज्यूम की है उन सभी स्लिट्स की जो विड्थ आपने ले रहे हैं वो कितनी मान लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे E, देखिए यहाँ पे दिस इज द स्लिट एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट इज द E, और 2 स्लिट के बीच का जो गैप हम ले लेते हैं वो कितना लेते हैं, B पॉइंट। सो आप देखिए जो फर्स्ट स्लिट का मिड पॉइंट है और जो सेकंड स्लिट का मिड पॉइंट है उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, E प्लस B। अब आती है कि जो फर्स्ट जो स्लिट आपने लिया है वो आपने फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर समझा था कि इस स्लिट को हम n पार्ट्स में डिवाइडेड मानते हैं और उन सब का जो रिजल्टेंट है वो आपने a थीटा निकाला था। a थीटा इक्वल्स टू a0 sin अल्फा बाय अल्फा।
So this will be the resultant wave coming from all the waves from the first slit. इसी तरह जो सेकंड जो स्लिट है आपकी, वहां से ये जो वेव पी पॉइंट पे पहुंच रही है, इसका भी एम्पलीट्यूड हम कितना मान लेंगे, ए थीटा। लेकिन इन दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर आपने ये डाल दिया है, ये 90 डिग्री है, तो जो सेकेंड वाली जो वेव है, ये वाली जो सेकेंड वेव है, ये जो सेकेंड वेव है, इसको जो एक्स्ट्रा जो पाथ चलना पड़ा है वो कितना है, ई प्लस बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि लेट देयर आर n पैरेलल स्लिट्स ईच ऑफ विड्थ e and separated by b distance. So the distance between midpoint of the consecutive slits is e plus b and it is called grating element, जो कि हम लास्ट स्लाइड में भी डिफाइन कर चुके हैं कि e plus b is basically known as grating element. उसके नेक्स्ट आप देखिए, फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात करें तो हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जिसको हमने कितना मान लिया है, 2 बीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, हमने ये देखो यहाँ लिया है फेज डिफरेंस कितना, 2 बीटा। ये किसमें है फेज डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच का फेज डिफरेंस है आपका 2 बीटा, और इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। क्लियर, नेक्स्ट आगे चलें। सो ये जो आप वेव्स मान रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ टोटल जो नंबर ऑफ स्लिट्स हैं वो कितनी है हमारी, n स्लिट्स है, और हर एक स्लिट से क्या हो रही है, एक वेव आ रही है। तो पहली जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए थीटा। सेकेंड जो वेव आ रही है उसका भी एम्पलीट्यूड ए थीटा, पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 बीटा। इसी तरह अगर आप ये यहाँ से थर्ड वाली वेव निकालेंगे तो उसका भी एम्पलीट्यूड हम ए थीटा ही मानेंगे, लेकिन फेज डिफरेंस इसके अंदर इंक्रीज करता जाएगा। तो इसको हम बताने के लिए सपोज हम इनको इक्वेशन से डिनोट कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वेव इज गिवन बाय E1 इक्वल्स टू ए थीटा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस अल्फा। ये फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका एम्पलीट्यूड हमने कितना मान लिया, ए थीटा। इसी तरह आपकी जो सेकेंड वेव है E2 इक्वल्स टू ए थीटा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा। अब यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में अगर हम फेज का डिफरेंस निकालें तो ये कितना आ रहा है हमारा, 2 बीटा आ रहा है, जो कि हमने अभी एज्यूम किया भी था। इसी की तरह अगर आप थर्ड वेव पे जाते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जे ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस 4 बीटा। 4 बीटा कैसे, सेकेंड और थर्ड का 2 बीटा, और अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 4 बीटा। तो सिमेट्री से आप क्या चेक कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट जो वेव्स होंगी उनमें ये 2 बीटा का फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लास्ट वन, क्योंकि हमने कितना माना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स हमने कितनी मानी है, n स्लिट्स। सो द इक्वेशन फॉर द nth wave will be a theta exponential j omega t minus alpha minus 2n minus 1 beta। n minus 1 बीटा क्यों आया यहाँ पे, देखिए आप, जब आपकी थर्ड वेव है तो यहाँ पे 4 बीटा है, सेकेंड वेव है तो आपकी 2 बीटा है। इसका मतलब कि बीटा में 2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो आपका ये रिलेशन बन जाता है। तो 2n minus 1 beta will be the equation of the last one. Now you are having n waves reaching at the point P on the screen, so we can apply the principle of superposition. So resultant of the waves reaching at P is given by the relation E equals to E1 plus E2 En. This is simply the principle of superposition. अब इस फॉर्मूले के अंदर हम E1, E2, E3, En की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने E1, E2, E3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और जो कॉमन पार्ट था, कॉमन पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस अल्फा, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। सो ए थीटा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस अल्फा को हमने बाहर निकाल लिया, और ये देखो अल्फा यहीं तक का है, और ये यहां से फिर ये पूरा ब्रैकेट अलग से बन जाएगा। तो
ये कॉमन पार्ट हमारा बाहर आ गया और अंदर कितना रह गया, ये पार्ट रह गया। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आपने सीरीज वाला टॉपिक पढ़ा है तो ये हमारे एक सीरीज है जिसके अंदर r की वैल्यू अगर निकाला जाए तो r कितना हो जाएगा, इनका जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है, या ये कहें कि एक्सपोनेंशियल माइनस 2j बीटा विल बी द r। तो अगर आपके पास में एक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसको सम करने का एक फॉर्मूला आता है, अगर आपने पढ़ा हो तो सम कितना हो जाता है एक्चुअल में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले को हमने इस वाले इक्वेशन के अंदर अप्लाई कर दिया है। तो ये अप्लाई करने से देखो क्या बन गया है, एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस अल्फा तो एज इट इज आपके पास रखा हुआ है, a थीटा जो एक्सपोनेंशियल है वो यहाँ रखा हुआ है। सो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस j2n बीटा अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल j2 बीटा, ये आपके रिजल्टेंट की इक्वेशन आ चुकी है। e की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, a थीटा 1 माइनस e की पावर माइनस 2jn बीटा। अब अगर आपके पास ये जो टर्म है e की पावर माइनस 2jn बीटा, इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। दो पार्ट में ब्रेक कैसे किया है कि एक्सपोनेंशियल माइनस j2n बीटा को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल jn बीटा माइनस एक्सपोनेंशियल jn बीटा। ये आप मैथमेटिकल पार्ट है, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला बन जाता है आपके पास e की पावर jn बीटा माइनस e की पावर jn बीटा बाई 2j, अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए आपको मैं इसमें करके बता देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूले का पता है तो मैं एक फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। अगर इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज करें तो ये आपने जो फैक्टर लिखा है e की पावर jn बीटा माइनस e की पावर jn बीटा, और नीचे 2j के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, साइन n बीटा, और जो नीचे लिखा हुआ है e की पावर j बीटा माइनस e की पावर j बीटा, ये बन जाएगा आपका साइन बीटा। तो फाइनली जो आपकी जो रिजल्टेंट वेव आई है उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई है, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई है। सो a थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस j n माइनस 1 बीटा साइन n बीटा बाई साइन बीटा एक्सपोनेंशियल। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड देखा जाए इस वेव का, तो एम्पलीट्यूड पार्ट कितना हो जाएगा, दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय a, और दिस विल बी द एम्पलीट्यूड a थीटा। ये तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो हमने लिख लिया है, a थीटा साइन n बीटा बाई साइन बीटा। अब आपको पता है कि इंटेंसिटी इज बेसिकली द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड कितना लिया है, a लिया है। तो इंटेंसिटी I का फॉर्मूला हमने कितना लिख दिया है, I इक्वल्स टू के ए स्टार। ए स्टार हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है और उसका आपको स्क्वायर करना हो, अब जैसे आपका ये एम्पलीट्यूड जो a है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, क्यों, यहाँ पे आपने j लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं कर सकते, तो इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, I इक्वल्स टू के ए स्टार। तो ये देखिए a स्टार करने से क्या होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल ये वाली जो टर्म है इस पे ध्यान दें आप, एक्सपोनेंशियल j n माइनस 1 बीटा, और इसको a स्टार से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस j n माइनस 1 बीटा। तो किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने के लिए जहां j आता है उसको माइनस j से रिप्लेस कर दो, तो ये दोनों जब प्रोडक्ट करेंगे तो इस पूरे की फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। ये तो हट गया, और ये जो फैक्टर है साइन n बीटा बाय साइन बीटा, इसका स्क्वायर हो गया आपके सामने आ गया। तो आपके पास जो फाइनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया वो ये आ गया, के ए थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर n बीटा बाय साइन स्क्वायर बीटा। ये a थीटा हमने एम्पलीट्यूड माना था, और ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं कि a थीटा इक्वल टू कितना था आपके पास,
A0 साइन अल्फा बाई अल्फा। सो फाइनली आपके पास जो जब प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम यूज करते हैं, जैसे कि एक बार फिर से बना ले हम यहाँ पे, ये मान लिया आपकी ग्रेटिंग है और ये आपका स्क्रीन है। इस ग्रेटिंग के स्लिट्स के मिड पॉइंट से आकर के इंटेंसिटी यहाँ पे मिलती है, सपोज P पॉइंट पे। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर साइन n बीटा बाई साइन बीटा का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म जो है साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, ये आपने देखा होगा कि सिंगल स्लिट से जब डिफ्रैक्शन करते हैं तब इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जब हमने डिस्कस किया था फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। और जब आपने फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए ग्रेटिंग डिस्कस किया है तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का आ गया, ये एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पे आपको मिल गया है। दैट टर्म इज बेसिकली नोन एज इंटरफेरेंस टर्म। सो ये जो वेव्स आपकी P पॉइंट पे पहुंच रही है, यहां पे P पॉइंट पे पहुंच रही है, दे विल सुपर इम्पोज इन ईच अदर एंड योर इंटेंसिटी विल बी I इक्वल्स टू दिस वन। तो डिपेंडेंस ऑफ डिफ्रैक्शन टर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया है तो आप इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 6 है वो आप दोबारा से देख सकते हैं। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि इस इंटेंसिटी के अंदर ये जो इंटरफेरेंस कंपोनेंट है इसकी डिपेंडेंस कैसे होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ इंटरफेरेंस कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन साइन एन बीटा बाई साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी के अंदर ये पार्ट। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की अगर बात करनी हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगर आपका एक्सप्रेशन था यहाँ पे, जैसा कि एक्सप्रेशन एक बार वापस लिख देता हूं, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर साइन एन बीटा बाई साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए तो हम अल्फा की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये मैक्सिमम कब हो सकती है कि जब ये साइन बीटा कितना हो जाए, 0। और अगर साइन बीटा आपने 0 कर दिया तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस एन पाई। लेकिन अगर आप बीटा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई करेंगे उस केस में साइन एन बीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से तो आपके पास ये टर्म आ गई कि लिमिट बीटा टेंस टू एन पाई साइन एन बीटा बाय साइन बीटा, और ये 0/0 फॉर्म बन गई जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो। तो साइन एन बीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एन कॉस एन बीटा, और साइन बीटा का कॉस एन बीटा, और बीटा की जो वैल्यू है वो कितने लगा देंगे, प्लस माइनस एन पाई। तो कोस एन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो कुल मिला के आपके पास साइन एन बीटा बाई साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एन आ गई। तो अगर हम इस पूरे फैक्टर की वैल्यू एन रख देते हैं तो यहां से देखें आप, आपके पास फॉर्मूला कितना आ गया, आई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एन। इसका मतलब अगर किसी ग्रेटिंग के अंदर नंबर ऑफ लाइंस आप ज्यादा चूज करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी भी प्रिंसिपल मैक्सिमा की क्या होंगी, ज्यादा होंगी। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस एन पाई। तो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा की इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, और हमारा 2 बीटा क्या था जो हमने एज्यूम किया था, अगर आप पहली वाली स्लाइड के अंदर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू हमने लिया था 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। तो यहां से 2 से 2 तो कट गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी
साइन थीटा। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा। दिस इक्वेशन इज बेसिकली नॉन एज ग्रेटिंग इक्वेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटिंग इक्वेशन। And this is also the equation for the principal maxima. Now we will talk about the minima. अब मिनिमा कब बनेगा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि देखिए साइन बीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो। साइन बीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों, क्योंकि साइन बीटा इक्वल्स टू जीरो में तो प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑलरेडी बन गए, पर अब इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, व्हेन साइन एन बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो अगर साइन एन बीटा जीरो हो but sin beta not equals to 0, you will get the minima. So intensity at P will be 0. अगर sin n बीटा को 0 करते हैं तो n बीटा की वैल्यू हम कितनी मान सकते हैं यहाँ पे, n बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पी पाई। अब बीटा की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, अगर बीटा की वैल्यू लगा देंगे तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n पाई e प्लस बी साइन थीटा बाई लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस पी पाई। और अगर पाई से पाई क्रॉस कर दें so this is the equation of the minima। अब यहां पर जो इंटीजर आपने p लिया है उसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, so p can take all possible integer, लेकिन हम इसकी वैल्यू 0 and 2n नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कि सपोज आपने p की वैल्यू को n ले लिया, तो p की वैल्यू को n लेने से और इसमें इक्वेशन में रखो, देखो क्या बन जाएगी, n e प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू, और p की जगह मैं क्या ले लेता हूं, सपोज n ले लेता हूं, तो ये n लैम्डा हो जाएगा और n से n कट गया, तो इक्वेशन क्या बच गई, e प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, जो कि इक्वेशन किसकी थी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की। इसका मतलब हम p की वो वैल्यूज नहीं ले सकते जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी प्रिंसिपल मैक्सिमा बन चुका है। सो p कैन टेक ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट n और 2n। तो n नहीं ले सकते, इसका मतलब हम 2n भी नहीं ले सकते। तो n और 2n के अंदर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, n प्लस 1 ले सकते हैं, n प्लस 2 ले सकते हैं, लेकिन n नहीं ले सकते और 2n नहीं ले सकते। सो यू विल गेट n माइनस 1 मिनिमा, है ना, एज देयर आर n माइनस 1 मिनिमा बिटवीन n एंड 2n। तो जब n माइनस 1 मिनिमा बन रहे हैं तो जब मिनिमा कब बन सकता है, जब उनके बीच में मैक्सिमा हो। So these maximas are basically known as secondary maxima. इनको क्या कहेंगे हम, secondary maxima. So as there are n minus 1 minima between two consecutive principal maximas, so there must be maxima between two consecutive minima, and these maximas are called secondary maximas. जैसा कि हमने फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में किया था कि सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने डी आई अपॉन डी एल्फा इक्वल टू 0 किया था। सिमिलर मेथड यहाँ पे भी हम यूज करेंगे कि डी आई अपॉन डी बीटा इक्वल टू 0 कर देंगे। ये आप मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में करते भी हैं। आई क्या है हमारा, आई हमारा वही फॉर्मूला है, आई नॉट साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा। बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो आई वाला पार्ट, आई साइन एल्फा स्क्वायर वाला पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा, बीटा का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो ये u बाई v मेथड से होगा। तो देखिए क्या आता है, दिस इज द डिफरेंशिएटेड टर्म। अल्फा को हमने हटा दिया क्योंकि अल्फा को 0 में करना नहीं है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो 2 साइन एन बीटा बाई साइन बीटा एन कॉस एन बीटा साइन बीटा माइनस साइन एन बीटा कॉस बीटा, ये आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर आपको इस डिफरेंशिएशन में कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके इसको क्लियर कर सकते हैं। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है जो आप इजीली कर पाएंगे। तो साइन बीटा को हमें 0 नहीं करना, साइन एन बीटा को 0 नहीं करना, वी हैव ऑलरेडी डन। तो हम किसको 0 कर देंगे, एन कॉस एन बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल साइन एन बीटा कॉस बीटा इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास, टेन एन बीटा की वैल्यू आ गई। तो टेन एन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया जिसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल एन बीटा बन रहा है। तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से कितना हो गया, एन टेन बीटा, और बेस कितना हो गया 1। अगर आपके पास परपेंडिकुलर बेस है तो आप क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्स निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्स कितनी आ गई, 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा।
अब इस ट्राइंगल से अगर आप साइन स्क्वायर एन बीटा लिखना चाहें तो साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, तो एन टेन बीटा अपॉन दिस वन, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, एन स्क्वायर टेन बीटा अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। और अगर हम इसको साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर दें तो देखिए आपके सामने 2 या 3 स्टेप में इसको सोल्व किया है मैंने, आप ये स्टेप अपने लेवल पे सोल्व कर सकते हैं। फाइनली हमने एक टर्म निकाल ली है कि आपकी जो इंटेंसिटी है, ये जो टर्म आई है आपकी, व्हाट इज दिस, इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई है, साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा। जैसे कि आपने देखा कि इंटेंसिटी जो आई का जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, आई प्रोपोर्शनल टू साइन एन बीटा बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर, और इस पूरे टर्म की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, ये वाली। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, जो अभी आपने निकाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन, ठीक है, ये टर्म आ गई। और इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी हमने निकाला था, वो किसके प्रोपोर्शनल थी, एन स्क्वायर के। तो अगर दोनों का रेशियो ले लिया जाए, देखिए इस एक्सप्रेशन में हमने दोनों का रेशियो लिया है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये रेशियो कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू अगर देखते हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 15,000, और 15,000 का भी स्क्वायर करेंगे आप इस टर्म के अंदर तो कितना हो जाएगा, एक लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। तो अगर दोनों के रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं आप, यहाँ पे इस रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आई अपॉन एस एम अपॉन आई अपॉन पी एम को अगर देखें तो ये वैल्यू जो है, अगर दोनों का रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है। कहने का मतलब द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो theoretically we are predicting the secondary maximas in the pattern, but practically we don't have observed any secondary maxima in the pattern. So अगर आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का अगर टॉपिक आता है तो आपको यहाँ तक का डेरिवेशन एग्जाम में करना होता है। दैट मीन्स पहले आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना होता है, देन प्रिंसिपल मैक्सिमा, मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी को डिराइव करना होता है। सो अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।